गुड इवनिंग। तो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, भारत शासन एवं राजनीति के प्रश्न पत्र में जो कि सीबीसीएस के सेकंड सेम में सिलेबस में है, तो उसमें हमने इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग या संस्थाओं की कार्यप्रणाली पढ़नी है। तो मुख्य रूप से जो सिलेबस में दिए हुए हैं वो हैं प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट और जुडिशरी, यानी कि प्रधानमंत्री, संसद और न्यायपालिका। तो संसद की आज हम चर्चा करने वाले हैं। हम सब जानते ही हैं कि पार्लियामेंट या संसद, भारत के संविधान के अनुसार भारत एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, एक संसदात्मक लोकतंत्र है। संसदात्मक लोकतंत्र मैं आपको पहले भी कई बार समझा चुका हूं। इससे आशय है कि जब कार्यपालिका विधायिका का भाग होती है और उसके प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेचर एंड इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लेजिस्लेचर, तो उसको कहा जाता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या संसदीय लोकतंत्र। भारत की दृष्टि से संसद के 3 भाग हैं। राष्ट्रपति, जिसके बारे में पहले चर्चा की जा चुकी है, लोकसभा और राज्यसभा। प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ द पीपुल एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि जिसे राज्यसभा कहा जाता है। तो राष्ट्रपति को आपको एक अलग हेड के फॉर्म में, एक अलग टॉपिक के रूप में पढ़ना है, और लोकसभा और राज्यसभा को आपको अलग टॉपिक के रूप में पढ़ना है। तो संसद इन तीनों इंस्टीट्यूशन से फंक्शन करती है। अब आपको संसद के तौर पे, संसद के 2 भागों के तौर पे लोकसभा और राज्यसभा को देखना है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि उच्च सदन या अपर हाउस किसे कहा जाता है। अपर हाउस कहा जाता है राज्यसभा को, या जो इंग्लिश वर्जन है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स का शब्द प्रयोग किया गया है। दोनों शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं। राज्यसभा, तो ये अपर हाउस है भारतीय संसद का। और ये अपर हाउस का कंपोजिशन क्या है, इसकी शक्तियां क्या हैं, इसका चुनाव कैसे होता है, इस पर बहुत सारे कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो गठन है, कंपोजिशन, पहला पॉइंट है कंपोजिशन ऑफ या गठन ऑफ राज्यसभा। यह है आर्टिकल 80 में। जो राज्यसभा है उसकी शुरुआत ही आर्टिकल 80 से शुरू होती है। राज्यसभा, आप सबसे पहले ध्यान रखें इसका कंपोजिशन पढ़ने से पहले कि इसका जो गठन है वो इस प्रकार से किया गया है कि ये एक स्थायी सदन है, एक परमानेंट हाउस है। परमानेंट हाउस का मतलब क्या है कि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, यानी कि डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। अनलाइक लोकसभा, लोकसभा को आप डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लोकसभा के विपरीत राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। हाँ, संसद कानून बना के इसे एबॉलिश जरूर कर सकती है, उसको उत्सादित कर सकती है, खत्म कर सकती है। एबॉलिश ही कर दे राज्यसभा को, वो एक अलग चीज है। लेकिन हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन के एक जो हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो हमारा संघीय ढांचा है, उसके लिए राज्यसभा की अपनी एक यूटिलिटी है। तो इसे उत्सादित तो किया जा सकता है, लेकिन कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि यह परमानेंट, स्थायी सदन है। जबकि लोकसभा एक अस्थायी सदन है। जब सरकार गिर जाती है तो राष्ट्रपति इसे डिसॉल्व कर सकता है, भंग कर सकता है, या इसके अलावा जब लोकसभा अपना कार्यकाल पूरा कर लेती है 5 साल का, तो इसे भंग किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पहली बात, इसके कंपोजिशन में, जो कि आर्टिकल 80 से शुरू होता है लोकसभा का, आर्टिकल 80 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, इन सारी चीजों में कंपोजिशन को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि लोकसभा एक स्थायी सदन है, पहली बात। दूसरी चीज,
सॉरी, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। और दूसरी चीज, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, यानी कि सदस्यों की योग्यता है, वो इस प्रकार से है। नंबर 1, ही और शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत का नागरिक हो। दूसरी बात है कि शुड हैव अटेन्ड द एज ऑफ 30 ईयर्स, 30 वर्ष की आयु प्राप्त हो। इससे ज्यादा हो सकती है, कम नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस और ऑफ प्रॉफिट, यानी कि किसी लाभ के पद पर ना हो। यानी कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है या फिर किसी और पोस्ट पर है, तो वो इसका चुनाव नहीं लड़ सकता। उसको उससे या तो इस्तीफा देना पड़ेगा या हटना पड़ेगा उस पद से, और फिर जाकर के वो राज्यसभा का चुनाव लड़ पाएगा। और डी, कि संविधान में प्रावधान किया गया है, ये प्रोविजन किया गया है कि यदि संसद चाहे तो विधि बना करके, बाय लॉ, इसके लिए और योग्यताएं निर्धारित कर सकती है। यानी कि सपोज टू लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट, यानी कि संसद विधि बना सकती है इसकी योग्यताओं के बारे में। विधि बनाकर, कानून बना करके कोई प्रावधान कर सकती है कि ये भी कल के दिन से इसकी योग्यता, मिनिमम योग्यता है। ठीक है, तो अब इसका जो है हम निर्वाचन देख सकते हैं, इलेक्शन किस प्रकार से होता है, यानी कि निर्वाचन। आपको राष्ट्रपति का चुनाव ध्यान होगा, तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, जिस प्रकार से अप्रत्यक्ष, समानुपातिक और एकल संक्रमणीय मत रीति से होता है, उसी प्रकार से राज्यसभा का भी चुनाव होता है। पहली बात क्या है, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट, यानी कि भारत की जनता सीधे राज्यसभा के मेंबर के चुनाव में भाग नहीं लेती, अप्रत्यक्ष। दूसरा, समानुपातिक, यानी कि प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल है। और तीसरा, एकल संक्रमणीय मत रीति, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है। एक एक शब्द पर आते हैं, एक एक शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है कि भारत की जनता सीधे इसमें भाग नहीं लेती। पहला पॉइंट है अप्रत्यक्ष, सीधे भाग नहीं लेती है भारत की जनता, यानी कि भारत की जनता एक निर्वाचक मंडल को चुनती है। यह है पब्लिक, जनता चुनेगी एक निर्वाचक मंडल को, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज को, और यह निर्वाचक मंडल चुनेगा राज्यसभा के मेंबर्स को, राज्यसभा एमपी। ठीक है, तो ये निर्वाचक मंडल में कौन लोग शामिल होते हैं, मतलब कौन इनके चुनाव करते हैं, वो है राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, दैट इज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। लेट्स से उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से जो निर्वाचित विधानसभा के जो मेंबर्स हैं, वो निर्वाचित विधानसभा के मेंबर्स वोट देंगे। ध्यान रखें, निर्वाचित है, इलेक्टेड, केवल नॉमिनेटेड नहीं लेते इसमें भाग, क्योंकि आप देखें नॉमिनेट कौन करता है, राज्यपाल करता है। राज्यपाल किसका एजेंट होता है, केंद्र का, यानी कि प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट मे इन्फ्लुएंस द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द राज्यसभा। तो इसलिए संविधान में इसका प्रावधान किया गया है कि बहुत ही विजनरी तरीके से हमारे संविधान निर्माताओं ने यह प्रावधान किया कि राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेंगे। ठीक है,
तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, जनता सीधे भाग नहीं लेती, निर्वाचक मंडल के माध्यम से भाग लेती है। दूसरा चीज है प्रोपोर्शनल या समानुपातिक। अब इस शब्द का मतलब भी आप समझ लें। समानुपातिक का मतलब क्या है कि राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है, यानी कि समानता के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है। तो ये आप समझ सकते हैं कि जैसे जनसंख्या जिस स्टेट की सबसे ज्यादा होगी, उस राज्य के राज्यसभा में जो मेंबर्स होंगे वो ज्यादा होंगे। लेट से उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश की संख्या बहुत ज्यादा है, लेट से नागालैंड है तो नागालैंड की बहुत कम है। तो इस प्रकार से इसका इलेक्शन किया जाता है कि जनसंख्या के आधार पर। अगर आप इसकी तुलना करें अमेरिका के उच्च सदन सीनेट से, तो वहां पे समानता का सिद्धांत अपनाया गया है, यानी कि हर राज्य से 2 मेंबर सीनेट में जरूर जाएंगे, उनको कहते हैं सीनेटर। तो जैसे मान लीजिए टेक्सास राज्य है तो वहां से 2 मेंबर जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी उस राज्य से ज्यादा लोग वहां पर जाएंगे। अब तीसरी चीज चलते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसके बारे में मैं राष्ट्रपति के चुनाव में भी चर्चा कर चुका हूं कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है कि जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, यानी कि मेजोरिटी हासिल ना होकर के भी जीत जाना, उसके लिए, उसको हटाने के लिए, उसके अगेंस्ट एक जो है वो एक सिस्टम जनरेट हुआ, जिसको कि एक डच वॉच मेकर हेयर ने शुरू किया था। तो वहीं से इसको हेयर सिस्टम भी कहा जाता है, हेयर पद्धति। तो हेयर सिस्टम क्या है कि वो क्या करते हैं कि सबसे पहले कोटा निर्धारित कर लिया जाता है। कोटा का फॉर्मूला है कुल पड़े वैध मत अपॉन n+1+1, वेयर n इज नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में भी आपने यही प्रक्रिया देखी होगी। नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड का मतलब क्या है कि जैसे राष्ट्रपति में तो n=1 है, क्योंकि राष्ट्रपति एक ही है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो यहां पर राज्यसभा में भी इसी प्रकार की हेयर पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कोटा इज इक्वल टू टोटल वैलिड वोट अपॉन n+1+1। ठीक है, तो टोटल वैलिड वोट यानी कि कुल पड़े वैध मत, n+1, n का मतलब है नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड, यानी कि जितने निर्वाचित किए जाने हैं उन प्रत्याशियों की संख्या। ठीक है, तो ये इस पद्धति से, हेयर पद्धति से, एकल संक्रमणीय मत रीति के द्वारा इस राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव किया जाता है। और इसके बारे में भी आप जानते हैं कि जो सबसे कम प्राप्त वोट है उसके वोटों को बाहर निकाला जाता है और उसकी दूसरी पसंद जो है वो बाकी उम्मीदवारों में ट्रांसफर की जाती है। इसीलिए इसे सिंगल ट्रांसफरेबल, एकल संक्रमणीय, संक्रमित की जाती है बाकी लोगों को। राष्ट्रपति के चुनाव में भी आप इस चीज को देख चुके हैं। तो जब बाकी मेंबर्स को जब दी जाती है, संक्रमित की जाती है, ट्रांसफर की जाती है वोट, तो उसे कहा जाता है एकल संक्रमणीय मत रीति। अब इसके कंपोजिशन में इसकी संख्या देख लेते हैं। यहां तक आपको इसका इलेक्शन क्लियर हो गया होगा। संख्या या नंबर्स, हमारे संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा में कुल जो प्रतिनिधि होंगे वो 238 तो होंगे राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से। ये 238 केंद्र शासित प्रदेश और राज्य से चुन करके आएंगे, और इसके अलावा 12 लोग जो है वो नाम निर्देशित होंगे, यानी कि नॉमिनेटेड। देखिए, आप इसी बात को गौर करें दोबारा से। 238 होंगे स्टेट्स से और यूनियन टेरिटरीज से। यूनियन टेरिटरीज आप जानते ही हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, इस तरीके से। तो वहां पे राज्य, हमारे जैसे राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, बिहार, ये और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर के 238 मेंबर भेजेंगे राज्यसभा में। और 12 लोग जो है वो नॉमिनेटेड होंगे, नाम निर्देशित होंगे। किसके द्वारा होंगे? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किस फील्ड से होंगे? साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। लिटरेचर, साहित्य, कला, आर्ट, विज्ञान,
साइंस और समाज सेवा, सोशल सर्विस, सोशल सर्विस या सोशल वर्क, जो भी आप कहना चाहें, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, इन 4 फील्ड से राष्ट्रपति उनको नॉमिनेट करेगा 12 लोगों को। आप देखते हैं जैसे सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट किया गया राज्यसभा के लिए, तो ये 12 लोग होंगे नॉमिनेटेड और 238 आएंगे चुन के। चुन के कहां से आएंगे? दोनों जगहों से, राज्यों से भी और विधानसभाओं से भी। अब इसका मतलब क्या है कि 238 प्लस 12 इज इक्वल टू 250, यानी कि राज्यसभा में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी वो 250 होगी। अगर किसी की सीट खाली है तो 250 से कम हो सकती है, लेकिन ज्यादा किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में नहीं होगी। ठीक है, ऐसा लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स शैल बी लिमिट टू 250, शुड नॉट एक्सीड मोर देन 250। तो उसमें से भी उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है? 238 प्लस 12, यानी कि 238 राज्य और विधानसभा से और 12 नॉमिनेटेड 4 फील्ड से, मैंने आपको बता दिया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि नॉमिनेशन का कारण क्या है, नॉमिनेशन का प्रावधान इसमें क्यों रखा गया है? नॉमिनेशन का प्रावधान बेसिकली इसलिए रखा गया है कि राज्यसभा एक उच्च सदन है, तो यहाँ पर बहस का या किसी भी डिबेट का जो स्तर होता है वो बहुत अच्छा होता है, ऊंचा होता है। तो उसकी वजह से राष्ट्रपति ये प्रावधान करता है कि समाज में जिन्होंने विशेष अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, बहुत एग्जिबिट किया अपनी टैलेंट को, तो उन लोगों के लिए जो है वो एक प्रकार का एक इंसेंटिव रहे कि वो लोग राज्यसभा में, संसद में अपनी बात कह सकें। तो उसकी वजह से ये चीजें की गई हैं। तो आप आर्टिकल 80 क्लॉज 3 देख सकते हैं इसी संदर्भ में। तो ये इसका नंबर है राज्यसभा के। अब इसके बाद हम लोकसभा का कंपोजिशन पढ़ेंगे।